बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ एडीपी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पोएम द पेंटर, जो आपके सेमेस्टर 2 में इंग्लिश लिटरेचर में शामिल है। हम पहले पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे और पोएम के बारे में एक जनरल व्यू लेंगे। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन एशबरी। सो दिस इज़ द फोटो ऑफ जॉन एशबरी. So let's start. That John Lawrence Ashbery was born on 28th 1927 and he died on September 3rd 2017. He is an American poet and art critic. John Ashbery is recognized as one of the greatest 20th century American poets. He won nearly every major American award of poetry, including the Pulitzer Prize, the National Book Award, the Yale Younger Poets Prize, and MacArthur's Genius Grant. All these awards are very famous. और जो भी पोएट बहुत ग्रेट या इनोवेटिव काम करता है, ये सारे प्राइजेस उनको अवॉर्ड किए जाते हैं. एशबरी की पोएट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि Ashbery's poetry challenges its readers to discard all pre-assumptions about the aims, themes, and stylistic constraints of words in favor of a literature that reflects upon the limits of language and the ever-changing human consciousness. तो यही बच्चों कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको पोएम भी बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि एशबरी की पोइट्री जो है वो चैलेंज करती है, रीडर्स को गाइड करती है कि वो सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, स्टाइलिस्टिक या थीमेटिकल कंस्ट्रेंट्स हैं पोइट्री के बारे में या आर्ट के बारे में, कि सिर्फ इन थीम्स पर पोइट्री हो सकती है या इन स्टाइलिस्टिक्स फीचर्स के साथ पोइट्री हो सकती है. तो जॉन एशबरी ये बिलीव करते हैं कि ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं ये बहुत लिमिट कर देती हैं क्रिएटिविटी ऑफ आर्टिस्ट को, क्योंकि लैंग्वेज लिमिटेड है और ह्यूमन कॉन्शियसनेस अनलिमिटेड है और ये स्विंग भी करता है. तो जब हम पोएम पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि कैसे वो जो पेंटर है, जो कि एशबरी का एक माउथ पीस है, वो कैसे एवर चेंजिंग उसके मूड हैं, कैसे वो स्विंग करता है अपने मूड्स को, और कैसे कंस्ट्रेंट्स जो है उसकी क्रिएटिविटी को नलीफाई करते हैं. वो क्रिएट करने से रह जाता है कोई भी चीज़ अपने कैनवस पर. तो जॉन एशबरी को जो इतने प्राइजेस मिले और उसको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट कहा जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है कि ही इज़ इन फेवर ऑफ इनोवेशन, न्यूनेस, एंड ही पेज मोर इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ह्यूमन माइंड देन टू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ पोएट्री. These are two critics about the artistic quality and grandeur of John Ashbery. In 2008, critic Langdon Hammer remarked, "No figure loomed so large in American poetry over the past 50 years as John Ashbery." It means कि वो 50 years में एक हाफ सेंचुरी उसके स्टेटस के बराबर कोई पोएट पैदा ही नहीं हो सका. सेकंड देखें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लिटरेरी क्रिटिक जॉन बेले रोट दैट एशबरी साउंडेड इन पोइट्री द स्टैंडर्ड टोन ऑफ एज. मॉडर्न पोइट्री, मॉडर्न लिटरेचर जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुआ, वो सारा पुराने ट्रेडिशनल लिटरेचर से बिल्कुल डिफरेंट है, और वो एक्सटर्नल ब्यूटी और सिर्फ ह्यूमन लाइफ की खूबसूरत एस्पेक्ट्स को ही पोर्ट्रे करने पे फोकस नहीं करता, बल्कि वो अगलीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, अगलीनेस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड अगलीनेस ऑफ यूनिवर्स की भी बात करता है. और जब पोइट्री जिसको जनरली अस्यूम किया जाता है कि वो सिर्फ खूबसूरती और खूबसूरत लोगों के बारे में होती है, खूबसूरत फीलिंग्स के बारे में होती है, तो मॉडर्न पोइट्री जैसे जिनमें से एक पोइट जॉन एशबरी भी है, वो इसको चैलेंज करते हैं कि ह्यूमन लाइफ के बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स हैं, उसमें से ब्यूटी इज़ ओनली वन. अब मज़े की बात यह है कि आप जो भी आपके पेपर में या सिलेबस में पोइट्री शामिल है, उसमें एक तरफ इस तरह के मॉडर्न पोइट्स हैं जो कि ह्यूमन एस्पेक्ट्स, डार्कर साइड्स ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट्स को पोर्ट्रे करते हैं, और दूसरी तरफ कीट्स है, जो आपने कुछ लेक्चर्स भी सुने होंगे जॉन कीट्स के, वो सिर्फ ब्यूटी के बारे में लिखता है.
anyhow. So let's start with the introduction of the poem. John Ashbery, we have already read, is a modern poet with modern practices. The painter is the poem which is considered as mouthpiece of the poet himself, a persona. पर्सोना कहते हैं बच्चों के जो राइटर अस्यूम करता है स्पीकर या कैरेक्टर जब वो कोई चीज़ लिखता है, तो इसमें पेंटर जो है वो एक माउथ पीस है जॉन एशबरी का. तो द पेंटर इज स्केच विद ऑर्थोडॉक्सिकल एज वेल एज इनोवेटिव आर्टिस्टिक टेक्निक्स एंड सब्जेक्ट्स. The very important, again the key point of the poem is that the painter means the poem. जो poem है वो दो एक्सट्रीम्स के दरमियान में वेवर कर रहा है. द पेंटर जो है वो टू बी और नॉट टू बी, वो एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, एक कन्फ्यूजन का शिकार है कि वो ऑर्थोडॉक्सिकल कंस्टेंट्स को फॉलो करे, पाबंदियों को फॉलो करे. ऑर्थोडॉक्सिकल कहते हैं जो जनरली अस्यूम्ड बिलीव्स होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, या इनोवेशन को फॉलो करे. यानी या वो एक सेट स्टैंडर्ड पर कोई चीज़ लिखे या पेंट करे, या वो एक इनोवेटिव टेक्निक इस्तेमाल करे और कोई नई चीज़ लिखे. तो द पोएट enjoys painting the sea's portrait while other artists live in buildings, paint their buildings and praise their tall buildings. The poem outshines symbolic beauty. So the poem is very symbolic. These two last lines indicate that there are two groups of people represented in the poem The Painter. One group is of those people, those poets, those creative artists who follow suit, who follow the norms of poetry or the creative activity. And very interestingly, the poet says that these people have confined themselves in tall buildings. They are not ready to come out of their so-called high sky-reaching buildings of traditions and tight techniques of creative art. And the other side, on the other side, the painter is the only one who is the rebel, who is different from the rest of the mob of the creative artists. So the poem is very symbolically representing two types of groups of creative artists. How the thought of poem develops, the development of thought. The poem opens with the statement of a painter who is up and ready to portray the sea. Its theme gradually develops from the surrealistic movement which originated after World War I during 20th century. So एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये किस पोएम किस टेक्निक से लिखी गई है. तो टेक्निक क्या है? सरियलिस्टिक टेक्निक है. ये एक मूवमेंट थी जिसमें बताया गया था कि अनकॉन्शियस माइंड या जो आपकी क्रिएटिविटी है या आपकी जो क्रिएटिव पोटेंशियल है उसको रिलीज़ होने दिया जाए थ्रू एनी आर्ट, जिसमें एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी शामिल है कि किसी भी तरह से. तो ये पोएम जब आप पढ़ेंगे बच्चों तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो एक ट्रेडिशनल पोएट से बिल्कुल पोएम से बिल्कुल डिफरेंट है. और वो पोएट का जो इनर पेन है, जो उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसको बहुत ही मज़े से बयान करती है. So let's see again that it is a confrontation between the conventional, static and traditional agents. वही बात दोबारा जो मैं आपको रिपीट करके पोएम से पहले बताना चाह रही हूँ, जब बावर कराना चाह रही हूँ, वो ये है कि कन्वेंशंस जो होते हैं वो स्टैटिक भी होते हैं, ट्रेडिशंस जो होते हैं वो स्टैटिक भी होते हैं, उसमें न्यूनेस नहीं होती. तो जब कोई सोसाइटी सिर्फ ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, कोई भी आर्ट जब सिर्फ ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, तो वो स्टेगनेंट होकर डाई हो जाता है. उसकी क्रिएटिविटी को प्रोलॉन्ग करने के लिए, उसकी क्रिएटिविटी को अगली जनरेशन्स तक ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें इनोवेशंस भी हों, इन्वेंटर्स भी हों, एक्सपेरिमेंटेशंस भी हो. तो मॉडर्न राइटर्स, मॉडर्न पोएट्स, मॉडर्न आर्टिस्ट ने ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 20th सेंचुरी में. सो द पोएट और द पेंटर स्टैंड्स एज अ ब्रिज बिटवीन द टू. कि पोएट जो है वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू पेंटर, कि कभी पेंटर अपनी मर्जी की चीज़ पेंट करना चाह रहा है जो उसके सब कॉन्शियस का पार्ट है, और फिर जब उसे बिल्डिंग्स में से बाकी पोएट्स या बाकी आर्टिस्ट आवाज़ें लगाते हैं कि यू आर डूइंग रॉन्ग, तो फिर कभी कभी वो झुकाव उसका उन पोएट्स की तरफ हो जाता है.
तो एंड में हम देखेंगे कि मज़े का रिजल्ट क्या निकलता है. ही पेंट्स लाइक द साइलेंट प्रेयर ऑफ अ चाइल्ड विच इज़ पिक्चराइज थ्रू मोशन ओनली विदाउट एनी सेंस ऑफ स्पिरिचुअल एक्शन. तो सिम्बॉलिकली पोएट कंपेयर कर रहा है उसकी पेंटिंग को, जो उसने की नहीं है पूरी पोएम के दौरान, वो एक ऐसी साइलेंट प्रेयर की तरह है जो एक बच्चा करता है, और उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं होती. आपने देखा है कि जब हम बच्चों को कहते हैं कि रेज योर हैंड्स फॉर प्रेयर, दे इमीडिएटली रेज देयर हैंड्स, बट दे आर अनएबल टू फील द डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअलिटी थ्रू विच एन अडल्ट कैन प्रे फ्रॉम गॉड. So, the poet wants to explore the undiscovered depths of life. But the orthodox artists living in the walled buildings, they want to live inside their ruined buildings and do not let others cross the doorway of their old buildings. Look, ruined buildings, I have written it in inverted commas. मैंने अभी आपको कहा कि जो भी माशरा, जो भी आर्ट, जो भी चीज़ स्टेगनेंट होगी, जो सिर्फ ट्रेडिशंस को फॉलो करेगी, एक्सपेरिमेंटेशन को अलाउ नहीं करेगी, वो डिके की तरफ चले जाएगी. तो इसी तरह उन पोएट्स जो कि बड़ी टॉल बिल्डिंग्स में रहते हैं और वो क्रिएटिविटी में कोई भी न्यूनेस नहीं लाना चाह रहे, उनकी बिल्डिंग्स क्या है, दे आर रूइंड. और मज़े की बात है कि दे आर नॉट ओनली लिविंग इन दोज रूइंड बिल्डिंग्स बट ऑल्सो दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद देयर स्टेचर, their status. So the painter chooses many subjects to be drawn on the empty white canvas. He chooses his wife as a subject and attempts to sketch as vast as ruined buildings. But he is still denounced by the crowd behind him in the building. Denounce क्या होता है? रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है. आपने देखा होगा, दिस इज़ योर जनरल ऑब्जर्वेशन, कि कोई भी बंदा जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता, जो सोसाइटी के रास्ते पर नहीं चलता, जो कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहा होता है, तो सोसाइटी हमेशा उसको क्रिटिसाइज़ करती है. तो फिर जो लोग मतलब दे स्टिक टू देयर aims and bring a newness or innovation, then they become famous in history, they become immortal. But it needs a lot of courage. He then tries to paint his soul as a subject, but he imagines as if his brush is seized by the people in the building. Again, seized क्या होता है? कैप्चर हो गया कि बिल्डिंग के लोगों ने, ट्रेडिशंस ने फिर उसके ब्रश को पकड़ लिया है, यानी बार बार उसको ट्रेडिशंस, टेक्निक्स, कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस, लिमिटेड माइंड्स उसके ब्रश को बार बार होल्ड कर लेते हैं. The poet cannot draw his sketches as he is again disturbed by the people of the Old Testament. He invites other artists to sketch their paintings on his canvas, facing behind the sea. यानी जब वो बहुत परेशान हो जाता है तो फिर वो बाकियों को कहता है कि आप आकर पेंट कर लें. But his innovation begins to fade away and the canvas is left blank as it was in the beginning. This is the tragedy of the painter in the poem, and this is the tragedy of any rebellious human being who wants to bring change in society. Sometimes he achieves nothing, and the canvas on which they want to paint something new, it is left without any painting or any drawing. So the poet wants to assert the fact that the conflict between old conventionalists and new experimentatives must be rooted out, because such baseless conflict seizes the brush of creativity and progress. This is very important. This is the message of the poet. This is the message of the poem. कि एक ब्रिज होना चाहिए. ना तो हम ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशंस आर बैड, ना हम ये कह रहे हैं कि ऑल न्यूनेस इज ऑलवेज गुड. देयर शुड बी मॉडरेशन, देयर शुड बी the midway between the two, so that creativity may prosper, so the society may progress. So this was the introduction of the poem we are going to start. Thanks.